डैडू। हेलो गाइस, वेलकम बैक दी चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें कसास नाम का एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है, जहां पर कैल और उसकी पत्नी शहर से थोड़ा दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं। कई सालों से उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वह बच्चे के लिए काफी बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। और एक दिन अचानक आसमान से एक स्पेसशिप क्राफ्ट गिरा, जो उनके खेत के दूसरी तरफ गिरता है। ये दोनों उसे देखने के लिए जंगल में जाते हैं, तो उस स्पेसशिप क्राफ्ट में चमकदार रोशनी आ रही थी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां पर एक बच्चा था। उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर वाले ने हमें ये तोहफा दिया है। वह उस बच्चे को गोद लेते हैं और उसका नाम ब्रैडन रखते हैं और उसकी काफी अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी हर एक जरूरत का अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इसी तरह देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल के बाद ब्रैडन काफी बड़ा हो चुका है और एक दिन टॉरी ब्रैडन को ढूंढ रही थी, जो कि घर पे नहीं था। वह उसे अक्सर सीटी बजाकर बुलाया करती थी। वह उसे ढूंढते हुए अपने घर के पीछे चली गई, जहां पर वह अपने पालतू पशु रखते थे। तभी यहाँ पर ब्रैडन आया, जो कि अपनी मम्मी के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रहा था। इसी बीच उसका फादर कैल भी आता है और ये मस्ती करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में ब्रैडन अपने स्कूल में जाता है, जहाँ पर क्लास में वह पेंटिंग बना रहा था। तो उसकी टीचर उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वह अपने टीचर को उस पेंटिंग के बारे में पूरी डिटेल से बताता है और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर बाकी उसके क्लासमेट हैं जो उससे चिढ़ जाते हैं। क्लासमेट के बच्चे उसे परेशान करते हैं कि तू किताबी कीड़ा है क्या। वह उसे इस तरह कहकर बार बार चिढ़ाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की कैटलिन, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, वो कहती है कि तुम इन पर ध्यान मत दो। ऐसे बेकार लड़के अक्सर इंटेलिजेंट बॉय को चिढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ हम देखते हैं कि टॉरी भी पेंटिंग कर रही है। और पेंटिंग करते वक्त उसे अपने घर के बाहर लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, जो कि उनके फार्म हाउस की तरफ से आ रही थी। और उसी रात ब्रैडन भी कांपने लगता है, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। वह अचानक उठता है और फार्म हाउस की ओर जाता है और वहां के दरवाजे को जोर जोर से धकेलने लगता है। जब टॉरी देखती है कि ब्रैडन यहाँ पर नहीं है, तो वह उसके पीछे जाती है और वहां पर देखती है कि ब्रैडन होश में नहीं है। वह उसे कैसे न कैसे बहलाकर होश में लेकर आती है और वापस घर के अंदर लाकर सुला देती है। अभी ब्रैडन के साथ ये क्या हुआ उसे नहीं पता था, लेकिन उसके माता पिता को पता था कि ब्रैडन का उस स्पेसशिप के साथ कोई कनेक्शन है। इसके बाद टॉरी उसे सुला देती है और ये बात अपने पति को बताती है। कैल उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, कहीं उसे मालूम तो नहीं हुआ कि वो हमारा बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, वो अंतरिक्ष से कहीं से आया है। तो टॉरी कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें आगे से इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग उसके फादर उसे फार्म हाउस का काम सिखा रहे होते हैं कि कैसे कहाँ पर काम किया जाता है। और फिर वह यहाँ से जाते हुए ब्रैडन को घास काटने के लिए कहता है। तो ब्रैडन घास काटने लगता है और तभी अचानक मशीन में कुछ गड़बड़ी होती है। वह बार बार उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं चलती। तभी ब्रैडन जोर से उसे खींचता है, तो मशीन काफी दूर जाकर गिरती है। ब्रैडन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हुआ है। वह मशीन को पास जाकर देखने लगा और उसके कान में आवाज आने लगी कि बच्चे, तुम इस दुनिया को बदल सकते हो। तो अगले ही पल ब्रैडन अपना हाथ उस चलती मशीन के अंदर डाल देता है, लेकिन हैरानी की बात कि उसके हाथ के कुछ नहीं होता और वह मशीन का ब्लेड चकनाचूर हो जाता है। अब ब्रैडन को समझ आ चुका है कि वह मामूली बच्चा नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रैडन का आज जन्मदिन है। उसके बर्थडे पार्टी के लिए वह डिनर पर जा रहे हैं, जहाँ पर उसके अंकल नोवा और आंटी मैरली भी शामिल है। अंकल नोवा उसे एक गन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये गन मेरे पिताजी ने मुझे दी थी जब मैं 10 साल का था और अब ये तुम्हारी है। लेकिन तभी ब्रैडन के फादर इस पर एतराज करते हैं। वो कहता है कि यार, नोवा सिर्फ 10 साल का बच्चा है, हम इसे गन नहीं दे सकते। लेकिन ब्रैडन इस बात से काफी नाराज हो जाता है और जोर से टेबल पर मुक्का मारता है, जिससे यहाँ की लाइटें ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और ये सब होने के बाद ये सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कैल के लिए ये काफी चिंता की बात थी। कैल अपनी वाइफ को बताता है कि ये अभी 10 साल का बच्चा है, लेकिन आज इसका व्यवहार कुछ अजीब था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे पिता मुझे पीट पीट के वहीं सीधा कर देते। लेकिन टॉरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद में कैल अपने परिवार को कैंपिंग जाने के लिए तैयार करता है। वह ब्रैडन का बैग पैक कर रहे होते हैं, तभी उसके माता पिता को उसके
कपड़ों में कुछ अडल्ट पिक्चर मिलती है। वह सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि उसमें कुछ मेडिकल तस्वीरें भी हैं। फिर इन दोनों को लगता है कि शायद इसका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट होगा और साथ ये भी सोचते हैं कि अब ये बड़ा हो रहा है। कैल सोचता है कि उसे अपने बेटे को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। इसके बाद में कैल उसे शिकार पर लेकर जाता है, जहाँ पर वह उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करता है। उसे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करता है, लेकिन तभी कैल देखता है कि सेक्स एजुकेशन के प्रति उसका नजरिया बहुत ही अलग है। कैल तभी अचानक अपना टॉपिक बदल देता है, क्योंकि जब वह उसे बता रहा था कि तुम लड़कियों की तरफ इस उम्र में ज्यादा आकर्षित होगे, लड़कियों के प्रति तुम्हारी उत्तेजना ज्यादा होगी, तो ब्रैडन की आंखों में कुछ अजीब सा लगा। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जब कैल और टेरी सो रहे होते हैं तो ब्रैडन छुपके से कैटलिन के घर पहुंच जाता है, जो कि तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। रात में कैटलिन सोने वाली थी, तभी अचानक उसका कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है और कभी ऑफ हो जाता है। वह काफी डर जाती है और अगले ही पल ब्रैडन उसके सामने खड़ा था, जो छुपके से उसे देख रहा था। कैटलिन उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी माँ एरिका यहाँ पर आ जाती है। एरिका, जो कि कैटलिन की अकेले परवरिश करती है, वह अपनी बेटी को संभालते हुए पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहती है कि मेरे स्कूल का क्लासमेट मेरे कमरे में आ गया था। और तभी हैरानी की बात कि ब्रैडन अभी फटाफट अपनी उसी कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच भी गया था। जब टोरी उससे पूछती है कि तुम कहां पर गए थे, तो वह कहता है कि मैं बस सुसु करने गया था। अगले दिन टोरी मेलनी को बताती है कि मेरा बेटा आजकल थोड़ा सा अजीब व्यवहार करने लगा है। उसके कमरे में हमने कुछ अडल्ट फोटो देखे थे। तो मेलनी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसकी काउंसलर भी हूँ और मनोवैज्ञानिक भी। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। तुम ऐसा करना कि ब्रैडन को तुम मेरे पास भेज देना। और इसके बाद में कैल अपने टूर रूम में गन रखने जाता है। तभी उसने देखा कि मुर्गियां काफी चिल्ला रही हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो ब्रैडन वहां पर खड़ा था। न जाने उसे क्यों लगा कि मुर्गियां ब्रैडन को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही हैं। कैल को काफी अजीब लगा, लेकिन वो इस वक्त चुप रहा। और इसके अगले दिन कैल जब अपने फार्म हाउस में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी लगभग सारी मुर्गियां मारी जा चुकी हैं और बुरी तरह से उनके चिथड़े उड़ाए गए हैं। टोरी कहती है कि जरूर ये किसी भेड़िए का काम होगा, लेकिन कैल कहता है कि नहीं यार, इतनी मजबूत लकड़ी का दरवाजा कोई जानवर इसे नहीं तोड़ सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। वो कहता है कि शायद हो ना हो ये काम ब्रैडन का हो सकता है, जबकि टोरी इस बात से नाराज हो जाती है कि नहीं, तुम कुछ भी सोचते हो। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ गेम चल रही हैं, जहां पर उनके टीचर उन्हें विश्वास करने वाली गेम खिला रहे थे। बच्चे एक दूसरे पर आंख बंद करके गिरते हैं और विश्वास करते हैं कि उनका साथी उन्हें बचा लेगा। और जब यहाँ पर ब्रैडन की बारी आती है तो वह जानबूझकर कैटलिन के पास गिरता है, लेकिन कैटलिन वहां से हट जाती है और ब्रैडन नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी बच्चे हंसते हैं और वहीं टीचर कैटलिन को कहती है कि तुम उसे उठाओ, लेकिन कैटलिन उसे उठाने से मना कर देती है और कहती है कि ब्रैडन अच्छा लड़का नहीं है। ये कल रात मेरे रूम में आ गया था, इसके इरादे ठीक नहीं हैं। मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। लेकिन पीटी टीचर के बार बार कहने पर आखिरकार कैटलिन उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन तब तक ब्रैडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कैटलिन का हाथ इतने जोर से दबाता है कि उसका हाथ टूट जाता है। इस हादसे के बाद कैटलिन की मदर स्कूल में पहुंचती है और यहाँ पर इन दोनों परिवार के बीच काफी बहस होती है। और इसी दौरान कैटलिन की मदर ब्रैडन को कहती है कि तुम तो इनके असली बेटे भी नहीं हो, पता नहीं तुम्हें किसने पैदा किया है, कहाँ से आए हो। ये सब सुनने के बाद ब्रैडन के फादर और मदर उनसे माफी मांगते हैं कि तुम्हारी बेटी को जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हम भरेंगे। लेकिन तुम्हारी ये बात झूठ है कि ब्रैडन कैटलिन के कमरे में आया था, क्योंकि उस दिन हम शहर से लगभग 50 किलोमीटर कैंपिंग कर रहे थे। चलो, इसके बाद में ये बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन घर आने के बाद में टोरी और कैल को ये पता था कि ये संभव हो सकता है कि ब्रैडन ने कुछ न कुछ गलत किया होगा। अब ब्रैडन, जो कि बुरा होता जा रहा है, वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बच्चे को क्या चाहिए। और उसी रात ब्रैडन को कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह नींद में उठ जाता है और बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ पर वह उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर जाकर उसे अपना स्पेसक्राफ्ट मिलता है। और ये आवाज शायद उसी क्राफ्ट से आ रही थी और उस क्राफ्ट में एक बुरी रोशनी थी जो ब्रैडन को पूरी तरह से भड़का देती है और वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। और यहाँ इसकी जिंदगी में पहली बार उसे चोट भी लगती है। वह ये चोट देखकर काफी घबरा जाता है। तभी उसकी माँ यहाँ पर आती है और उसे संभालती है और तभी उसे जिंदगी का असल सच बताती है कि हाँ बेटे, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम एक एलियन हो।
तुम हमें इस क्राफ्ट में मिले थे, लेकिन जो भी हो, लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन यह सुनकर ब्रैडन काफी इमोशनल हो गया और अपना कंट्रोल खोकर यहाँ से भाग गया। और फिर उसे वही आवाज सुनाई देने लगी कि तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। इसके बाद में रात में ब्रैडन काफी अकेलापन महसूस कर रहा था और वह सीधा पहुंच गया कैटरीन के घर, जहां पर कैटरीन बेड पर थी, उसका हाथ टूटा हुआ, प्लास्टर चढ़ा हुआ। वह कैटरीन के घर में जाकर उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। लेकिन कैटरीन उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना करो, मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना किया है। अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो मेरी मॉम बुरा मान जाएगी। लेकिन ब्रैडन काफी ठंडे लिहाजे में कहता है कि कोई बात नहीं कैटरीन, आज के बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। और उसका ये कहना मतलब कैटरीन की मॉम की डेथ। और इसके बाद में ब्रैडन पहुंच जाता है रेस्टोरेंट में, जहां पर एरिका अपना लगभग काम खत्म कर चुकी थी और घर जाने ही वाली थी। तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की लाइट्स ब्लिंक होने लगी। वह ऊपर देखती है और इस दौरान ब्रैडन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह अपनी ताकत से ट्यूबलाइट को फोड़ देता है, जो कि सीधा एरिक की आंख में जाके लगती है। वह अपनी आंख से उस कांच को निकालने की कोशिश करती है। ये आंख के साथ कांच भी घूमता है। यहाँ सब खून से लथपथ हो जाता है। उसकी आंख बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ में कुछ उठाकर ब्रैडन को मारने की कोशिश करती है। ब्रैडन ने अभी तबाही वाला मास्क लगा रखा था और तेजी से उसकी ओर घूम रहा था। और फिर एरिका डर कर किचन में भागती है और फ्रिज में जाकर छुप जाती है। लेकिन अगले ही पल दरवाजे की मोटी लोहे की परत किसी लेजर से कटने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेजर ब्रैडन की आंखों से निकल रही है। उसकी पावर किसी सुपरमैन से कम नहीं है, जो दरवाजे को एक बार में काट देती है। ब्रैडन एरिका को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर काफी खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये हत्या चोरी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसा जैसे कि तैसा पड़ा है और खिड़की पर डबल बी का साइन बना हुआ है, यानी कि ये किसी हत्यारे का काम है। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम काउंसलर मैरली को देखते हैं, जो कि ब्रैडन की आंटी भी है। वह ब्रैडन से बात करती है और उसी दौरान कुछ सवाल पूछती है। ब्रैडन यहाँ चाहता था कि उसके माँ बाप स्कूल वाली बात को भूल जाएं और उसे वापस स्कूल भेजें, लेकिन इस बातचीत के दौरान मैरली को उसके अंदर छुपे हुए खौफनाक इंसान के बारे में पता चलता है। वो उसके इरादे जानकर एकदम से शॉक हो जाती है कि कोई इतना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद में मैरलिन अपने घर चली जाती है और घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड नोवा घर पर नहीं है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद में गेट पर ब्रैडन आ जाता है और उसे कहता है कि आंटी प्लीज तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। लेकिन मैरलिन कहती है कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो मैं तुम्हारे फादर और शेरिफ को सब कुछ सच बता दूंगी और तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन ब्रैडन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और फिर वह यहाँ से चला जाता है। और इसके कुछ देर बाद नोवा अपने घर में आ जाता है और आने के बाद ब्रश करने लगता है। तभी अंधेरे में वह ब्रैडन को खड़ा हुआ देखता है और वो उसे कहता है कि बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये सब कहते हुए उसे गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में ब्रैडन को कार में बिठाकर घर छोड़ने लगता है, मगर उसी वक्त ब्रैडन को भी गुस्सा आ जाता है। वह नोवा के साथ खेलना शुरू कर देता है। कभी उसकी कार को खराब कर देता है, कभी उसका कांच तोड़ देता है और फिर वह कार को हवा में उड़ा देता है और जोर से जमीन पर नीचे पटकता है, जिससे नोवा का जबड़ा पूरी तरह से टूट जाता है। वह पूरी तरह से घायल हो जाता है। तो फिर नोवा उसके सामने फरियाद करने लगता है कि यार मुझे छोड़ दो, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। लेकिन ब्रैडन उसे मार देता है और अपना डबल बी का सिंबल बनाकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टेरी और केल काफी परेशान थे कि काफी रात हो चुकी है, ब्रैडन अभी घर पे नहीं आया। तभी ब्रैडन यहाँ पहुंच जाता है। जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे, तो वह कहता है कि मैं दोस्त के साथ फुटबॉल खेलने गया था और मेरे कपड़े कीचड़ में हो गए थे, इसीलिए लेट हो गया। तो उसकी माँ टोरी कहती है कि लाओ मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन ब्रैडन उसे मना कर देता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप साफ कर लूंगा, जिससे टोरी और कैल को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसी रात कैल को वही पुराना सपना आता है जब ब्रैडन उसे जंगल में मिला था। लेकिन अब कैल अपने आप को कोस रहा था कि शायद मैं इसे घर पर ना लेकर आता, मैं उसे वहीं पर छोड़ देता, क्योंकि अभी दिख रहा था कि ब्रैडन में कोई दया भावना नहीं है, वो हैवान जैसा बन चुका था। और नेक्स्ट मॉर्निंग शहर में खबर फैल जाती है कि नोवा नाम के शख्स की
कार एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन वो एक्सीडेंट आखिरकार हुआ कैसे, अभी तक पता नहीं चला। तो नोवा को खोने के बाद मैरली काफी ज्यादा परेशान और दुखी थी और वह टोरी से पूछ लेती है कि रात में ब्रैडन घर वापस कब तक लौट गया था और वो घर पर ठीक ठाक पहुंच गया था ना। तभी कैल को शक हो जाता है कि ब्रैडन ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन ये फुटबॉल खेलने नहीं गया बल्कि मैरली के घर गया था। इसलिए कैल को काफी गुस्सा आ जाता है और इस बार कैल ब्रैडन को नहीं छोड़ता। वह उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिरकार तुम कल रात कहाँ पर थे, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है जिनमें कीचड़ लगी हुई है। वह बहुत गुस्से में ब्रैडन पर चिल्लाता है, लेकिन ब्रैडन उसे धक्का मारता है और वो धक्का इतनी जोर से था कि मानो जैसे कोई कुंफू मास्टर ने मारा हो। और इस वक्त टोरी यहाँ पर आकर मामले को शांत करती है और वह ब्रैडन को कमरे में ले जाती है। वह समझ जाती है कि ब्रैडन अब कंट्रोल से बाहर है। कैल उसके कमरे की जांच करता है और उसके कपड़े ढूंढ लिए जाते हैं जिन पर कीचड़ नहीं बल्कि खून लगा हुआ था। इसके बाद में ये लोग ब्रैडन को मारने का प्लान बनाते हैं। कैल समझ जाता है कि जिस बेटे को हमने पाला है वो कोई बेटा नहीं बल्कि बुरा शैतान है। अगर इसे नहीं मारा और ऐसे ही छोड़ दिया तो न जाने ये कितने मासूम लोगों को मार डालेगा। और दूसरी तरफ शेरिफ को ये दोनों मामले सिमिलर लगते हैं क्योंकि सड़क पर डबल पी बना हुआ था। और इसके अगले दिन कैल ब्रैडन को अपने रिश्ते सुधारने की बात करता है और शिकार पे ले जाता है। उसी दौरान जब ब्रैडन बैठा होता है तो पीछे से कैल गन तान के उसे शूट करता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि ब्रैडन को गोली का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एक एलियन था। और ये सब होने के बाद में ब्रैडन के अंदर जो भी इंसानियत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि उसका बाप ही उसे मारने पर तुला हुआ है। फिर वह अपनी आंखों से लेजर निकालता है और अपने फादर कैल को पूरी तरह से मार देता है। और दूसरी तरफ टोरी कैल को फोन कर रही होती है कि यहाँ पर पुलिस आई है, लेकिन कैल तो अब मर चुका था। फिर वह कॉल ब्रैडन उठाता है और वह कहता है कि पापा को मैंने मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद में ब्रैडन घर पहुंचता है और अपनी माँ को कहता है कि तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया था। और फिर वह घर को पूरी तरह से तबाह करने लगता है। अब टोरी पूरी तरीके से डर चुकी थी। वो घर के अंदर हर जगह छुपने की कोशिश कर रही थी और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वह इस घर का घेराव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माहौल कुछ अजीब बन जाता है। ब्रैडन पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है और एक एक करके सभी को जान से मारने लगता है। और जब ब्रैडन इन पुलिस वालों को मार रहा था तभी टोरी को कुछ याद आता है। फिर वह खिड़की से कूदकर बाहर की ओर भागती है क्योंकि शायद वह ब्रैडन को वहां पर मार सकती थी। वह सीधा बैकयार्ड की तरफ भागती है। फिर वह इस क्राफ्ट से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेती है ताकि वह ब्रैडन को मार सके। तभी यहाँ पर ब्रैडन आता है। टोरी उसके पास जाती है और उसे उकसाती है कि चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे हमेशा अच्छे बेटे रहोगी। तो ब्रैडन उससे कहता है कि माँ, मैं अच्छा बनना चाहता था। टोरी उसे गले लगाती है, लेकिन पीछे से वह मेटल के पीस से उसे मारने लगती है और ये सब ब्रैडन को पता था। और अब ब्रैडन की बची खुची अच्छाई बिल्कुल खत्म हो जाती है और अपनी माँ को आसमान में उड़ाकर ले जाता है। वह उसे उड़ाकर बहुत ही ऊंचाई पर ले जाता है और फिर वह अपनी आंखों से रोशनी निकालते हुए वहां से गुजर रही एक प्लेन पर अटैक करता है और वह प्लेन क्रैश होकर सीधा उस घर पर गिरती है। सबको लगता है कि प्लेन क्रैश में ये सभी मारे गए हैं और ब्रैडन सब देख रहा था। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।